हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 2 है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि पेपर 2 के क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज हम लोग पेपर 2 के करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन सेम होते हैं, वो हिंदी पेडागोजी हो, आपका सीडीपी पेडागोजी हो। हिंदी जो रह मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सेम रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो डाउट था वो आज यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हिंदी फर्स्ट के पेपर अलग, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं अलग होते हैं, और हिंदी 2 के जो होते हैं क्वेश्चन अलग होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हिंदी पेडागोजी होती है वो सेम पूछी जाती है, पेपर 1 में भी, आपके पेपर 2 में भी। तो आज हम लोग जो है पेपर 2 के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ हम लोग स्किप करेंगे, जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो हम लोग अटेंड करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको सारी क्लासेस भी मिलती हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 3 बजे जो क्लास मिलती है, ये क्लास आपको डेली 3 ही बजे मिलती है। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही, न्यू एनसीईआरटी। तो अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 5 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 2 के पेडागोजी के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक है कि, यानी कि जो पढ़ना होता है उसको सिखाने के लिए आवश्यक है कि, पहला ऑप्शन है केवल जो है लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। यानी जो भाषा मतलब पढ़ना सिखाया जाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, केवल लक्ष्य भाषा, यानी जो बच्चे की टारगेट लैंग्वेज होती है वैसा ही माहौल होना चाहिए। या फिर घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। या फिर लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। या फिर आपका है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो हर जगह पे आप चार्ट लेके घूम नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। ये भी आपका नहीं होगा कि केवल लक्ष्य भाषा सुनाने का माहौल आप कर देंगे तो बच्चे जो है पढ़ना सीख जाएंगे। बात यहाँ पे हो रही है पढ़ना सिखाने के लिए आवश्यक है कि, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड सही होगा, क्योंकि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण, ठीक है, यानी बच्चे क्या है वो संदर्भ में सीख पाए, उसका अर्थ निकाल पाए। यानी कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको पता तो चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, वो उसकी मीनिंग तो निकाल पाए। और साथ ही साथ रोचक सामग्री, ठीक है, सुनने पढ़ने को मिले। यानी ऐसी सामग्री मिले जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले, रोचक हो। अगर वो बोरियत महसूस भी कर रहा है, अगर उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है तब भी वो उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसी सामग्री जो है रोचक सामग्री इंक्लूड करनी है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। जैसे कि मान लीजिए अगर उसको सुनने में समझ मतलब सुन के समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी करा देंगे, सैम्पल मतलब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देंगे, ठीक है, कोई प्ले ग्रुप करवा देंगे, क्लास में डिस्कशन शुरू कर देंगे, कोई टीएलएम के माध्यम से। तो बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि टीएलएम में छोटे छोटे ऐसे कार्ड बना दिए जाते हैं, ठीक है, फिर उस पर लिख दिया जाता है ABC। ऐसा क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप कोई टीएलएम का माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो लक्ष्य भाषा होती है वो थोड़ा ऊंची क्लासों में होती है, क्योंकि नीची क्लासों में कोई टारगेट लैंग्वेज नहीं होती है, वो मदर टंग में उनको जो है टीचिंग करनी होती है। तो इसमें जो है अर्थ, जो लक्ष्य लैंग्वेज यानी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका अर्थ निकले, यानी बच्चे को समझ में आए आखिर इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका क्यों क्या अर्थ है, वो संदर्भ में सीख पाए। और जहाँ भी संदर्भ में है, अर्थपूर्ण है, वो ऑप्शन आपका बेस्ट होता है। साथ ही साथ क्या है, रोचक सामग्री भी इंक्लूड होनी चाहिए कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले पाए। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम भी है। यानी जो भाषा होती है उससे क्या होता है, सिर्फ हम एक्सप्लेन ही नहीं करते खुद को, ठीक है, बल्कि क्या होता है, लिखने पढ़ने बातचीत और सुनने का माध्यम भी है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड से ही हो जाएगा, बातचीत, यानी बातचीत करने का भी माध्यम है। अगर हम बात कर पा रहे हैं, आप अगर ये क्लास देख पा रहे हैं तो ना किसी लैंग्वेज से ही, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपसे किसी ना किसी लैंग्वेज में कनेक्ट हो रही हूँ। अगर आप अपने दोस्तों से चैट करते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो एक लैंग्वेज के ही माध्यम से आप अपनी जो भावनाएं हैं, जो आप कहना चाहते हो एक्सप्लेन कर पाते हो। तो ठीक है, अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपनी अगर फीलिंग्स बता रहे हैं तो किसी ना किसी माध्यम से भी होगा। अब जो है मौखिक भाषा का प्रयोग कर पा रहे होगे या फिर लिखित भाषा का, या फिर क्या है आप संकेत भाषा का प्रयोग कर रहे होगे। तो क्या होता है कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो भी किसी न किसी लैंग्वेज के ही माध्यम से कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों से चैट भी कर रहे हो तो चैट के माध्यम से, लेकिन एक भाषा का प्रयोग वहाँ पे भी किया जा रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भाषा है
केवल अभिव्यक्ति यानी खुद को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, बल्कि जो है बातचीत करने का भी माध्यम है। यानी बातचीत भी जो है भाषा के ही माध्यम से की जाती है। अगर आपके पास कोई भाषा ही ना हो तो क्या आप कुछ बोल पाओगे? आप मतलब जो भी व्यक्ति बोलता है किसी न किसी भाषा में ही बोलता है, वो अवधी हो, खड़ी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसकी। लेकिन किसी न किसी भाषा के ही माध्यम से वो बातचीत भी करेगा, खुद को एक्सप्लेन भी करेगा। जो भी अपनी बात कहनी होगी तो वो अपनी बात किसी न किसी लैंग्वेज में ही बोलेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, लड़के होते लड़के होकर रोते हो या कथन है, यानी जो लड़के हैं वो रोते नहीं है ऐसा माना जाता है। तो लड़के होकर रोते हो या कथन क्या है? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, या फिर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यहाँ पे व्याकरण की तो कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों को भाषा की दृष्टि से पढ़ने में जो है बाधा हो रही है। तो यहाँ पे जो है जेंडर की बात की जा रही है, यानी कि लड़के होकर रोते हो, यानी कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं है। ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां जो है घर का काम करती हैं, लड़के जो है बाहर का काम करते हैं। तो ये जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन सही होगा कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य कर रहा है। यानी कि अगर आप क्लासरूम में जेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी करवा रहे हो कि जैसे लड़कियां हैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, लड़के जो हैं वो कबड्डी खेलेंगे, लड़कियां जो कबड्डी नहीं खेलेंगी, क्रिकेट नहीं खेलेंगी। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो, यानी कि अगर आप मतलब जेंडर के आधार पे लड़कियों को, बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हो तो मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, सबको इंक्लूड रखना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये ऑप्शन ऐसे पूछ ले कि एक पक्ष को, जैसे कि लड़कों की तरह रोते क्यों हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ठीक है, अगर कह दिया जाए तो आपका एक हो जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप, यानी जो सदियों से चली आ रही परंपराएं। ये तो किसी बुक में नहीं लिखा कि लड़के रोते नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं वो हम आज भी मानते चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट कहीं ना कहीं आज भी आपको देखने को मिलेगा जो यही रूल चल रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो बाहर का कार्य नहीं करेंगी, जो लड़के हैं वो घर का ही, मतलब जो लड़कियां हैं वो घर का काम करेंगी, जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो जो ये बात कही गई, लड़के होकर रोते हो, तो ये आपका जेंडर स्टेरियोटाइप को दर्शा रहा है और ये एक बाधा उत्पन्न करेगा। अगर आप क्लासरूम में ये कर डिवाइड कर रहे हो कि आप लड़की हो तो ये काम करो, लड़के हो तो ये काम करो, तो इसमें जो है बाधा उत्पन्न होगी। मान लीजिए किसी लड़की को हो सकता है क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है, वो उस क्षेत्र में बेस्ट करे, लेकिन आप क्या उसको रोक रहे हो प्रैक्टिस करने के दौरान, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जो लर्निंग होगी उसकी, यानी जो पढ़ने में उसको क्या है, बाधा उत्पन्न होगी। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि मैथ है, बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि जो मैथ है उसमें लड़कियां वीक होती हैं, ठीक है। तो लड़कियां वीक होती हैं, तो कहीं बुक में लिखा है क्या कि लड़कियां जो है वो वीक होती हैं? ऐसा तो नहीं। लेकिन जो सदियों से चली आ रही परंपराएं कि लड़कियां जो है मैथ में वीक होती हैं, उनको मैथ नहीं आती है, तो ऐसा आपको क्लासरूम में नहीं करना है। यानी अगर मैथ आपको पढ़ानी है तो इंक्लूड, हर लड़की को भी इंक्लूड करना है, लड़के को भी इंक्लूड करना है, और सबको क्या है, बराबर मौका देना है एज ए टीचर के रूप में। ये नहीं कि आप लड़की है तो लड़की पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, वो पढ़ रही है तो ठीक, नहीं पढ़ रही है तो भी ठीक, क्योंकि लड़कियां जो है मैथ में कमजोर होती हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। टीचर के रूप में सभी को, बच्चे को मौका देना है और सभी बच्चे को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, यानी जो कहानी है उसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है उपयुक्त लगता है? तो कहानी में संवाद होना आवश्यक है, यानी कहानी में क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। कहानी में शुद्धता होना आवश्यक है, ठीक है, यानी कहानी में क्या है, शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा का होना आवश्यक है, कहानी में कथनांक का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका 4 ऑप्शन से हो जाएगा कि कहानी में कथनांक होना आवश्यक है, यानी आपको समझ में आए कि कहानी कह क्या रही है, इसका अर्थ क्या निकल पा रहा है, जो मात्राएं हैं वो उचित लगी हुई हैं, यानी पूर्ण विराम जो है, फुल स्टॉप जो है, अर्ध विराम जो है ये उचित जगह पे लगा हुआ है या नहीं। मतलब कभी कभी ये होता है कि जो विराम होते हैं उनसे अर्थ बदल जाता है,
ठीक है? अगर ये विराम कहीं और लगा दिया जाए, जैसे एक था रुको मत जाओ, लेकिन वो पूर्ण विराम यानी विराम की वजह से क्या फ़ील हो रहा था, रुको नहीं मतलब रुको मत जाओ, ठीक है? तो इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मात्राएँ होती हैं, यानी कि कहानी में जो कथनांक है और कहानी में जो मात्राएँ हैं, वो विराम जो है, वो अगर उचित जगह पे नहीं लिखा है, तो अर्थ का कुछ और ही निकलेगा मतलब, ठीक है? साथ ही साथ जो कहानी में कथनांक होते हैं, उनका भी होना आवश्यक होता है। अगर कहानी में कथनांक ही ना हो, तो कहानी कोई मतलब है कहानी का? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कहानी में संवाद होना आवश्यक है, लेकिन कहानी में जो है शुरुआत होना आवश्यक है, ये कोई पॉइंट नहीं है कि कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। ठीक है? कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, तो थोड़ी बहुत घरेलू भाषा भी इंक्लूड होगी तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसमें, ठीक है? तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन है मच बेटर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ठीक है, आप लोग ये डाउट नहीं रखना कि इसका ये ऑप्शन ना होकर के ये हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। एक भाषा के माध्यम से बच्चों को यानी एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में यानी जो एक अध्यापक हैं भाषा के, उनको बच्चों में क्या करना है? पहला ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर है आलंकारिक भाषा प्रयोग की जो है समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर आपका है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्या है इसमें ऑप्शन? एक भाषा जो है के अध्यापक हैं, उनको बच्चे में क्या करना चाहिए? तो विविध संदर्भों में, यानी कि बच्चा जो है वो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की इसमें क्षमता जो हो, ठीक है, क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। आखिर बच्चा जो है वो अपनी जो भाषा है, जो क्लासरूम में सीख रहा है, जो उसकी मदर टंग है, वो उसमें खुद को एक्सप्लेन कर पाए, उसका प्रयोग कर पाए अपनी रियल लाइफ में। जैसे कि वो स्कूल में जो सीख रहा है, जो भी लैंग्वेज सीख रहा है, तो अगर उसका प्रयोग अपनी रियल लाइफ में नहीं कर पा रहा है, जो भी ज्ञान वो ले रहा है विद्यालय से, अगर वो रियल लाइफ में नहीं अपने प्रयोग कर पा रहा है, तो वो बेकार है, यानी वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर जो हम ज्ञान लेते हैं, जो ज्ञान हम सीख रहे हैं, अगर उसका हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, उस वो धीरे-धीरे क्या है, वो निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें जो है भाषा को हमको क्या मतलब बच्चे को हमको क्या करना है, विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने देना है। यानी वो अपनी जो लैंग्वेज है, जो वो सीख रहे हैं, जो सीख के आए हैं, मतलब जो घर से एक्वायर करके लाए हैं, तो उनका प्रयोग कर पाएँ वो अपनी रियल लाइफ से, ठीक है? विभिन्न क्षेत्रों में भी अपना वो प्रयोग कर पाएँ। तो उनकी जो ये क्षमता है, उसको आपको विकसित करना है एज़ अ टीचर के रूप में, ठीक है? तो इसमें जो आपका है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है। 11 है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है क्या? तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, जैसे कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, ठीक है? तो देवनागरी लिपि जो है हिंदी की है। जैसे इंग्लिश की क्या है, रोमन है। तो कुछ हद तक संभव होता है कि आप जो है लिपि को किसी भी भाषा में, यानी कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यानी अगर कोई भाषा है तो किसी भी लिपि में कुछ हद तक संभव रहता है कि आप लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, या जो है बिल्कुल संभव नहीं है, या फिर या कुछ हद तक संभव है, या फिर हर भाषा की अपनी लिपि होती है, या फिर भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, या जो है बहुत हद तक संभव है कि आप लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है या बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ये भी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी। तो ऐसे तो से बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो क्या सबकी लिपि बनना जो है पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है। साथ ही साथ भाषा और लिपि का सीधा एक मतलब बीच एक सीधा संबंध है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन है 2 ही मच बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक संभव होता है कि अगर आप भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। भाषा सभी विषयों के डैश में है, पढ़ने, अध्यायों, केंद्र या फिर प्रारंभ। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र। यानी जो भाषा होती है सभी विषयों का क्या है, केंद्र है। अगर भाषा ना हो तो आप कोई भी जो है सब्जेक्ट सीख पाएंगे, कोई भी विषय सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। आप भाषा के माध्यम से कुछ भी, अगर भाषा ना हो तो आप कुछ भी दुनिया में नहीं सीख पाएंगे। ना तो आप म्यूजिक सीख पाएंगे, ना डांसिंग हुआ, ना स्पोर्ट हुआ, ना क्रिकेट हुआ, कुछ भी आप नहीं सीख सकते अगर लैंग्वेज नहीं है।
अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप सामने वाले से बात क्या करोगे, कोई बात कर पाओगे। आप अगर कोई बात कर रहे हो, जैसे आप मौखिक तौर पे भी बात कर रहे हो, तो मौखिक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हो। आप अगर बोल रहे हो तो किसी ना किसी लैंग्वेज के माध्यम से बोलोगे। अगर आप संकेत भी करोगे तो भी आपका मौखिक जो है लैंग्वेज चल रही है, वहाँ पे आप मौखिक संकेत कर रहे हो। तो इस वजह से क्या है, जो भाषा है वो सभी विषयों का सीखने का केंद्र है। साथ ही साथ अगर दुनिया में कुछ भी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो भाषा के ही माध्यम से हो रही होती है। जैसे अगर आप क्रिकेट भी खेलो तो उसमें के दौरान भी आप कुछ ना कुछ बोलोगे लोगों से। ठीक है, ये तो नहीं कि आप गए सीधे क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बोलोगे ही नहीं कुछ, ऐसा तो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, अगर हम किसी से भी कनेक्ट हो पा रहे हैं तो किसी ना किसी भाषा से ही होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप कोई विषय सीख रहे हो, कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, तो भाषा जो होती है वो केंद्र माना जाता है। अगर आप, जैसे कि इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो उसका एक केंद्र है कि आप इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हो। या फिर हिंदी का भी थोड़ा बहुत प्रयोग किया जा रहा है, ग्रामर भी उसमें हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। तो भाषा के माध्यम से आप सीखोगे। ठीक है, तो भाषा क्या होता है, केंद्र माना जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। जब तक भाषा नहीं होगी आप कोई भी विषय नहीं सीख पाओगे। तो इसमें जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हिंदी पेडागोजी जो वो सेम होती है। अगर आपने हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट नहीं देखी है तो आपको 3 से 4 क्लासेस में आपको पूरी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट मिल जाएगी। यही मेरे चैनल पे वीडियो बना दी है, और साथ ही साथ मैंने साथ प्लेलिस्ट भी बना दी, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको मिल जाएंगी क्लासेस, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाया है, और वन लाइनर में उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वन लाइनर में आपको बहुत सारी वहाँ पे ऐसी लाइनें उठी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने वहीं से पढ़ाई की थी, यानी उसी नोट से, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो गया था, तो आपका भी हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं कंप्लीट, देखिए सबसे पहले कंटेंट मजबूत होगा। जब कंटेंट मजबूत होगा तब आप पीवाई के क्वेश्चन करोगे, तब जाके आपको फायदा होगा। अगर आपका कंटेंट मजबूत नहीं है, आप सोच रहे प्रीवियस के क्वेश्चन करके मैं गेन कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कंटेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपने नई क्लासेस देखी हैं तो जा करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, तो पहला है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, या फिर सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और प्रवेश में ही कविता समझते हैं, या फिर कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, या फिर अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की जो प्रक्रिया वो बाधित होती है। यानी कि अगर आप अलग अलग अर्थ समझोगे तो क्या होता है, पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो बाधित हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है, क्वेश्चन जो है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, अगर आप पोएम पढ़ रहे हो तो उसका एक निश्चित अर्थ है। ये तो नहीं आप उसका अर्थ निकल दूसरा रहा है, आप दूसरा अर्थ निकाल दोगे, ऐसा तो नहीं। जो उसका अर्थ निकल रहा है उस पोएम का, तो आप वही एक ही अर्थ निकलेगा, आप चाहे जितनी बार उसको पढ़ें। ठीक है, जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आज जो है आप मानते हैं कि, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और प्रवेश में ही जो कविता समझते हैं, यानी जो उनका बैकग्राउंड है। जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप उनसे पैसेज, मतलब वो जो कविता है, पोयम जो है, उसका अर्थ निकालने के लिए कहेंगे तो वो उस लैंग्वेज में उसका अर्थ निकालेंगे। लेकिन जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनकी जो मदर टंग हिंदी ही है, तो अपनी लैंग्वेज, यानी जो उनकी लैंग्वेज है, वो उसी लैंग्वेज में उसका अर्थ निकालेंगे एंड समझेंगे। और साथ ही साथ किस परिवेश से हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो भी मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे बच्चों पे उनका क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है, जो उनकी लैंग्वेज में होती है इंक्लूड। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के जो है अवसर मिलने से क्या होगा, यानी अगर अलग अलग तरीके की सामग्री मिल रही है, ठीक है, और पढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं बच्चों को अलग अलग सामग्री के द्वारा, तो क्या होगा, बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग की समझ बनती है, या फिर व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, या फिर किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर आप विभिन्न, यानी अलग अलग सामग्री का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं,
तो उससे तो ना तो आपको लेखकों के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी अगर आप अलग अलग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें राइटरों के बारे में तो जानकारी कोई मतलब मिलने का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। साथ ही साथ किताबों के बारे में भी जानकारी की कोई बात नहीं हो रही है। आपका व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलता है, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी भाषा को विधिवत संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है अगर अलग अलग मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग मेथड का प्रयोग करेंगे तो बच्चे जो हैं अगर नहीं भी एक मेथड से समझ पाए तो दूसरे मेथड से वो समझ जाएंगे। जैसे कि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो ये तो नहीं जरूरी है कि 30 बच्चे एक ही प्रकार से सीख रहे हो, उनकी जो लर्निंग वो एक ही मतलब एक ही सीक्वेंस में चल रही है, ऐसा तो नहीं। कुछ बच्चे वीक होंगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे। ठीक है, तो जब 30 प्रकार के बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो उनको 30 तरह के मेथड अपनाने हैं और कोशिश करना है कि हर बच्चे को समझ में आए। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं अभी आ रहा है तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, या फिर कोई बच्चा अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए फिजिकली तौर पे वो डिस्टर्ब है, उसको नहीं मतलब वो इन्वॉल्व हो पा रहा, तो आप उसको वैसा रोल देंगे कि वो कर पाए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका होगा भाषा के विधिवत संदर्भ में भाषा प्रयोग की समझ जो है बनती है अगर आप अलग अलग मेथड का प्रयोग कर पा रहे हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझाना, विज्ञान जो है विषय को गहराई से जानना, जो है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या फिर विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, विज्ञान की भाषा को समझाना। ठीक है, यानी हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, विज्ञान की भाषा को समझाना। ठीक है, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, लेखन क्षमता के आकलन के लिए पहला है अभिव्यक्त विचारों अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, या फिर व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, या फिर अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या फिर लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो बात जो की जा रही लेखन क्षमता का आकलन करना, यानी कि बच्चा जो है वो लिख रहा है, कैसा लिख पा रहा है, कोई अक्षर तो गड़बड़ नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो इसका आप असेसमेंट करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा आकलन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भ को देखना। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि बच्चा जो लिख रहा है वो उसका अर्थ निकल पा रहा है। आखिर उसको कमल लिखना है तो कुछ और तो वो नहीं लिखे दे रहा, का ओ मा ये तो नहीं उल्टा अक्षर बनाए दे रहा है। तो इस वजह से क्या करना है आपको जो है लेखन क्षमता का आकलन करना है। तो ऐसे करेंगे कि जो लिख रहा है बच्चा एटलीस्ट उसका कोई अर्थ निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, और साथ ही साथ वो कनेक्ट हो रहा है वर्ड एक दूसरे से कि नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से आपका अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब नीची क्लासों में क्या होता है 1 to 5 में, यानी 1 क्लास में और 2 क्लास में बच्चे छोटे होते हैं तो वो लिखना तो स्टार्ट कर दिए होते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। ये नहीं कि उनको ये सीक्वेंस में नहीं पता होता है कि हाँ का के बाद माँ लिखना है। ठीक है, तो इस वजह से आगे पीछे भी वर्ड हो जाते हैं। तो क्या करना है, अगर आप आकलन कर रहे हैं टीचर के रूप में तो आप ये नोटिस करेंगे कि बच्चा जो लिख रहा है एटलीस्ट उसका अर्थ कोई निकल पा रहा है, और साथ ही साथ संदर्भ में भी देखना है, यानी चीज़ों को कनेक्ट करके भी आपको देखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पहला, पाठ का लेखन हिंदी नहीं मतलब पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है, या फिर पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर जो है पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा जो है नहीं सिखाई जा रही। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात कही गई है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, यानी अगर जो हिंदी की जो पाठ है उसमें अन्य भाषा अगर अन्य भाषा के जो उसमें शब्द हैं तो उनका क्या अर्थ निकल रहा है, तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ठीक है, अगर उसमें कुछ ऐसे वर्ड भी मिल रहे हैं जो अदर मतलब लैंग्वेज के हैं तो उसमें क्या होगा, बहुभाषी आ जाएगा, उसका जो स्वरूप एक सहज प्रस्तुति हो जाएगा। बच्चा हो सकता है जो अलग लैंग्वेज के उसमें शब्द इंक्लूड हो पा रहे हैं, बच्चा उन्हीं शब्दों को पकड़ के रखे की पॉइंट ढूंढ करके चीजें कनेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये आपका स्वाभाविक है, सहज है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में अभ्यास जो है क्या है
पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, यानी जो अभ्यास अगर आप करा रहे हैं तो क्या होगा, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर बच्चों को उत्तर जो है दिखाना सिखाते हैं। तो है इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जो पाठ है उसको समझने में मदद मिलेगी। अगर आप बच्चे ने एक बार पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया, तो अगर उसने फिर से वही चैप्टर रिपीट किया तो उसको थोड़ा और समझ में आएगा। अगर वो फिर से रिपीट करेगा तो उसको शायद बेस्ट समझ में आ जाए। तो इस वजह से अगर आप अभ्यास करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो नहीं मतलब रटवाना नहीं है आपको, लेकिन हाँ, अगर बच्चे को दिक्कत हो रही है तो आप एक दो बार उसको रिपीट करवा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पाठ को समझने में मदद मिलेगी। बच कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो शायद फर्स्ट बार में बच्चा कनेक्ट ना कर पाया हो, ठीक है, उन बातों पर ध्यान ना दे पाया हो, लेकिन जब दोबारा वो पढ़ेगा तो अच्छे से ध्यान देगा, फिर वो जब तिबारा पढ़ेगा तो और अच्छे से ध्यान देगा। तो इस वजह से क्या है, पाठ को समझने में उसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री जो है रखने का उद्देश्य है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री होती है उसमें अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य होगा। तो बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, या फिर प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, या फिर अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, या फिर पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, यानी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना। यानी अगर जो अन्य भाषाओं के जो साहित्य हैं उनको आप क्या कर रहे हो, हिंदी में भी पढ़ने के अवसर दे पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बात कही गई उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद जो है सामग्री रखने का उद्देश्य है। क्योंकि ये होता है, देखिए आपने देखा होगा जब इंग्लिश सीख रहे हो तो हिंदी का भी प्रयोग किया जा रहा है व्याकरण के दौरान, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश हिंदी मीडियम से होते हैं, तो उनको जब हिंदी का आधार बना करके पढ़ाया जाएगा, हिंदी से व्याकरण किया जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो अच्छे से सीख पा रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या करना है, अन्य भाषाओं के जो साहित्य हैं को हिंदी में पढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, यानी उन्हें सहानुभूति देंगे कि अरे आपको तो दिखता ही नहीं है, कोई बात नहीं वगैरह वगैरह, या फिर उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, या फिर सभी बच उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि करवाएंगे, यानी क्या करेंगे, उन्हें सभी जो बच्चे हैं उनसे अलग गतिविधि दे देंगे, या फिर उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, यानी फिर उन पे जो है तरस खाएंगे कि आप चलो ठीक है आपको कम दिखता है तो आप कम एक्टिविटी करिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें जो आपका ऑप्शन टू सही हो जाएगा, उन्हें उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जैसे कि दृष्टि बाधित है, यानी कि उसको देखने में समस्या हो रही है, तो आप क्या करेंगे, रेडियो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, कोई आप जो रिकॉर्ड करके प्ले करवा देंगे, तो क्या होगा, बच्चे को देखने में समस्या आ रही है तो उसको सुनने में तो समस्या नहीं है, वो स्पर्श के भी माध्यम से सीख लेगा, यानी ब्रेल लिपि जो है उसके भी माध्यम से वो सीख लेगा। तो क्या करना है, क्लासरूम में हमको जो बच्चे को देखने में समस्या है तो अलग अलग प्रकार के उसको हम साधन प्रयोग करवाएंगे, जिसके माध्यम से वो सीख ले। अगर उसको देखने में समस्या है तो देख के नहीं समझ पाएगा, बट सुन के तो समझ रहा है, महसूस कर तो रहा है। यानी अगर वो ब्रेल लिपि का प्रयोग कर ब्रेल लिपि का उसको दे दिया जाएगा प्रयोग करने को, तो जो है चीज़ों को महसूस करके स्पर्श करके भी सीख लेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अलग प्रकार के साधनों का भी प्रयोग करना है। जैसे कि कुछ बच्चे मान लीजिए जिनको देखने में समस्या है, ठीक है, तो आप उनको क्या करेंगे, स्पर्श के माध्यम से जो है सुनने के, यानी कोई आप जो है रिकॉर्ड जो है प्ले कर देंगे तो उसके माध्यम से सुन के वो सीख लेंगे। अगर किसी बच्चे को सुनने में समस्या है तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी करवा देंगे। ठीक है, उनको श्यामपट्ट पे लिख देंगे, उससे वो देख के पढ़ लेंगे। उनको क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि बच्चा जो देख के कनेक्ट कर ले चीज़ों को। ठीक है, तो अगर बच्चा उसको जिस क्षेत्र में दिक्कत है तो आप अलग मेथड का प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि बच्चे को आप कहेंगे सुनने में समस्या आ रही है तो तुम अपने घर जाओ मशीन लगवा के आओ, ऐसा नहीं। उसको क्या करेंगे, आगे बैठा देंगे, थोड़ा आप लाउड बोल देंगे। जिस बच्चे को देखने में समस्या आ रही है, अगर बहुत ही ज़्यादा वो उसको देखने में प्रॉब्लम है तो अलग बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, उसको भी थोड़ा आगे बैठा देंगे। जो है ब्लैक बोर्ड है उस पर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब होते हैं, यानी कि आप साधनों का अपने जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, उसमें आप परिवर्तन लाएंगे, बच्चे में परिवर्तन नहीं लाएंगे। ये जो कोटेशन है, यानी कि हमको क्या करना है, बच्चा सिस्टम के लिए है, ना कि सिस्टम बच्चे के लिए।
सॉरी, मतलब सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर कोई टीचिंग के दौरान प्रॉब्लम हो रही है तो हमको बच्चे में चेंज नहीं लाना है। ये नहीं कि बच्चे को देखने में समस्या है तो तुम जाओ अपने घर से चश्मा लगवा के आओ, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को देखने में समस्या है तो आप टीचिंग मेथड में अपने परिवर्तन लाएं, क्योंकि जो बच्चा है वो सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम जो है बच्चे के लिए। तो आपको अपने सिस्टम में परिवर्तन लाना है, ना कि बच्चे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी जो पैसा मतलब पैसेज था वो मैंने स्किप कर दिया था। ये पेपर 2 के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इसी वजह से मेरा मेन पर्पस जो था पेपर 2 का करवाने का, तो यही था कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर डाउट रहेगा तो लर्निंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से डाउट क्लियर हो गया कि पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, हिंदी पेडागोजी सीडीपी आपकी सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। आपका लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, दोनों सेम रहता है। लेकिन चेंज क्या होता है आपका, जैसे पेपर आप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने मैथ और साइंस ले रखी है तो मैथ साइंस चेंज हो जाती है। अगर आपने एसएसटी ले रखी है तो एसएसटी 60 नंबर का वो स्कोर जो है अलग हो जाता है। बाकी कोई चेंज नहीं होता है। जो आप पेपर 1 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीडीपी है, हिंदी है, लैंग्वेज 1 जो है आपकी लैंग्वेज 2 है, वो सेम रहती है, इसमें भी आपका हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो थे पेपर 2 के ही थे क्वेश्चन पेडागोजी के, मैंने किया आप लोगों के साथ डिस्कस। अगर आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट में अपनी राय देना, साथ ही साथ अपना स्कोर मेंशन करना कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और आपको जो है ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कंटेंट की क्लास नहीं देखी तो वो भी जा करके देख सकते हैं, 3 से 4 वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक दिन में आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 1 घंटे की क्लासेस हैं, ठीक है। जब तक आपका कंटेंट नहीं मजबूत होगा, आप हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आप नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि जैसा सीडीपी है, आपको पता तो होना चाहिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो टॉपिक आपको कहाँ से पता चलेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन से तो पता नहीं चल पाएंगे। आप जब थ्योरी करोगे, आप जब देखोगे कि हाँ कंटेंट क्या है, सीडीपी में कौन कौन से चैप्टर हैं, तभी जाके आपको कंफर्म हो पाएगा। तो इस वजह से अगर आपने कंटेंट नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, आप तो लोग इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीपीएससी में इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, और जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बहुत बार। तो इस वजह से वो जो क्लास है आपको 2 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जो है सीरीज चल रही थी, यानी एससीईआरटी की चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही थी, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो रह गया था, इस वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्लासेस में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन या फिर आपके क्लासेस करना कंटिन्यू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग कोई भी एक पेपर सेट कर मतलब डिस्कस कर लेंगे। ये पेपर 2 था। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, आपको डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा कि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस टाइम पे मिलती रहे, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी टीचिंग से रिलेटेड टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।